दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी बताने वाला हूँ, इस कहानी को सुनकर उस समय पूरा देश हिल चुका था। घटना ये थी कि एक महिला अचानक से गायब हो जाती है और कुछ समय बाद मिल भी जाती है, लेकिन जिस तरह वो मिली थी उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो मिलती है 22 टिफिन बॉक्स में बंद करीब 300 टुकड़ों में। और ये महिला कोई आम महिला नहीं थी, बल्कि इंडियन आर्मी के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल और शहर के जाने माने डॉक्टर की पत्नी थी। तो इस महिला के साथ ऐसा किसने किया था और क्या थी उसके पीछे की वजह, आज की कहानी में मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारे ही देश भारत के उड़ीसा राज्य की है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में एक नयापल्ली नाम का एक इलाका है। इस नयापल्ली में एक सेना का रिटायर्ड कर्नल अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। ये कर्नल सेना में एक डॉक्टर के तौर पर काम करता था और अब रिटायर हो चुका था। इस डॉक्टर का नाम था सोमनाथ परिदा। इसके पड़ोस में रहने वाले लोगों को इसका घर बड़ा अजीब लगता था। इसके घर में सिर्फ 2 ही लोग रहा करते थे, सोमनाथ और उसकी पत्नी उषा। सोमनाथ और उषा की शादी सन 1977 में हुई थी। शादी के बाद सोमनाथ और उषा के 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बन गया और अमेरिका चला गया और इनकी बेटी भी शादी के बाद दुबई में सेटल हो गई। साल 1998 में सोमनाथ परिदा सेना से रिटायर हो गए और ये अपनी पत्नी के साथ इस घर में रहने लगे। सोमनाथ की उम्र उस समय करीब 70 साल के आसपास थी और इसकी पत्नी की उम्र 65 साल के आसपास थी। नयापल्ली इलाके में रहने वाले लोगों को सोमनाथ बहुत ही अजीब किस्म का आदमी लगता था। ये सारा दिन चिड़चिड़ा रहता था और बिना किसी बात के किसी से भी झगड़ा करने लगता था और इसकी अपने किसी भी पड़ोसी के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी। लोगों के अनुसार सोमनाथ एक बहुत ही अजीब किस्म का आदमी था। ये ना ही किसी से बात किया करता था और ना ही किसी को अपने घर में आने देता था। मोहल्ले के लोग इसके घर के आगे से गुजरने से भी कतराते थे और अगर कोई इसके घर के बाहर खड़ा हो जाता या फिर इसके घर के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी कर देता तो सोमनाथ उस पर जोर जोर से चिल्लाने लगता। सोमनाथ के घर के नजदीक एक मंदिर था। अगर कोई उस मंदिर का घंटा बजाता तो इससे भी इसे तकलीफ होती। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस टाइप का शख्स था ये सोमनाथ परिदा। सोमनाथ के बारे में एक अजीब बात यह भी है कि सोमनाथ परिदा शाम के 6 बजे ही सो जाया करता था और सुबह 3 बजे उठ जाता। ये इसका डेली का रूटीन था। इसका घर शाम के 6 बजे के बाद ऐसे सुनसान हो जाता मानो उसमें कोई रहता ही ना हो। इनके पड़ोसियों के अनुसार इन दोनों पति पत्नी में हर रोज लड़ाई झगड़ा होता था और आए दिन ही इनके घर में लड़ने झगड़ने की आवाजें आती थी। फिर भी ये दोनों साथ में रह रहे थे। सोमनाथ की पत्नी उषा को भी सोमनाथ किसी भी पड़ोसी के साथ बिल्कुल भी बात नहीं करने देता था और सेना से रिटायर होने के बाद सोमनाथ ने कई काम किए। सोमनाथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO में एक सलाहकार के रूप में भी काम कर चुका था। इसके अलावा सोमनाथ का अपने मोहल्ले में एक क्लिनिक भी था। सोमनाथ का लड़का और उसकी लड़की इससे बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। दरअसल इन दोनों बच्चों को भी अपने बाप का स्वभाव बहुत ही अजीब लगता था और इसीलिए वे दोनों अपने पिता से बात भी नहीं किया करते थे। दोनों बच्चे सिर्फ अपनी माँ से ही फोन पर बात किया करते थे। सब कुछ इस तरह ही चल रहा था कि तभी जून 2013 के एक दिन सोमनाथ का बेटा अमेरिका से अपनी माँ के पास फोन करता है और उसकी माँ उषा का फोन स्विच ऑफ जा रहा था। उसका बेटा सोचता है कि माँ कहीं घर के काम में बिजी होगी। फिर वो शाम को फिर से फोन करता है और इस बार भी फोन स्विच ऑफ जा रहा था। फिर वो सोचता है कि उसकी माँ कहीं बाहर चली गई होगी तो वो कुछ दिन बाद फोन कर लेगा। उसका बेटा कई दिनों तक अपनी माँ के पास लगातार फोन करता है, लेकिन उसकी माँ का फोन अब भी स्विच ऑफ जा रहा था। फिर ऐसे ही धीरे धीरे करके 15-20 दिन गुजर जाते हैं।
अब इनके बेटे को अपनी माँ की चिंता होने लगती है। वो अपने पिता से फोन पर कभी भी बात नहीं किया करता था, इसलिए उसने अपने पिता के पास अभी तक फोन भी नहीं किया था। मगर इस बार उसने ना चाहते हुए भी अपने पिता के पास फोन करना पड़ा। वो अपने पिता से पूछता है कि उसकी माँ कहाँ है। फिर सोमनाथ कहता है कि उसकी माँ तो कुछ दिन पहले ही अपनी बेटी के पास दुबई चली गई है। इसके बेटे को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं होती है, क्योंकि ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था कि उसकी माँ उसे बिना बताए कहीं गई हो। अब उसकी चिंता और ज्यादा बढ़ने लगती है। फिर वो अपनी बहन के पास दुबई फोन करता है और उससे पूछता है कि क्या माँ तेरे पास आई हुई है। उसकी बहन कहती है कि दुबई आना तो दूर बल्कि उसकी तो माँ से 15-20 दिनों से बात भी नहीं हुई है। फिर दोनों भाई बहन और ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर सोमनाथ का बेटा भुवनेश्वर में रह रहे अपने मामा रंजन के पास फोन करता है और उन्हें पिछले 15-20 दिनों का वाकया बताता है। उसके मामा को भी सोमनाथ के बारे में सब कुछ मालूम था कि सोमनाथ किस टाइप का आदमी है, और सारी बात जानकर उन्हें भी घबराहट सी होने लगती है। फिर उसके मामा उसे कहते हैं कि तुम चिंता ना करो, मैं आज ही तुम्हारे घर पर जाकर देखता हूँ कि क्या मामला है। फिर उसी दिन 23 जून 2013 को उसके मामा रंजन अपने किसी रिश्तेदार के साथ अपनी बहन उषा के घर पहुँचते हैं। जब वो घर पहुँचे तो उस समय लगभग शाम के 5 बज रहे थे और शाम होने ही लगी थी और उसके घर की सारी लाइटें बंद थी। फिर उसके मामा घर की डोरबेल बजाते हैं, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता। फिर उसके मामा उनके पड़ोसियों से पूछते हैं कि क्या ये दोनों बाहर गए हुए हैं, तो उन्हें पता चलता है कि सोमनाथ घर के अंदर ही है। फिर उसके मामा लगातार 15-20 मिनट तक घर की डोरबेल बजाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद सोमनाथ बिना दरवाजा खोले सिर्फ एक खिड़की खोलकर जवाब देता है। फिर रंजन उससे पूछता है कि मेरी बहन कहाँ है, तो सोमनाथ कहता है कि वो तो 20 दिन पहले ही दुबई चली गई है और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। फिर जब रंजन घर के अंदर आने की बोलता है तो सोमनाथ चिल्लाते हुए खिड़की को बंद कर देता है और दरवाजा तो उसने पहले से ही बंद किया हुआ था। फिर थोड़ी देर बाहर खड़े होने के बाद भी जब सोमनाथ दरवाजा नहीं खोलता है तो रंजन दीवार कूदकर घर के अंदर दाखिल हो जाता है। जब रंजन खिड़की के पास जाता है तो उसे खिड़की के पास से एक अजीब से मांस की गंध आती है। फिर रंजन और ज्यादा घबरा जाता है और तुरंत लोकल पुलिस को फोन कर वहां पर जल्दी से आने की बोलता है। फिर थोड़ी देर बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस सोमनाथ के घर पहुंचकर दरवाजा खुलवाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी सोमनाथ दरवाजा नहीं खोलता। फिर पुलिस दरवाजा तोड़कर घर के अंदर दाखिल होती है। अंदर जाकर उन्हें सोमनाथ भी मिल जाता है। फिर पुलिस अधिकारी सोमनाथ से उसकी पत्नी के बारे में पूछते हैं तो सोमनाथ कहता है कि उषा तो अपनी बेटी के पास दुबई गई हुई है। रंजन ने पुलिस को ये बात पहले ही बता दी थी कि उषा दुबई में अपनी बेटी के घर पर नहीं गई हुई है। फिर पुलिस सोमनाथ के घर की तलाशी लेना शुरू करती है, लेकिन उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन उन्हें घर के अंदर से एक अजीब सी गंध आ रही थी। तभी एक पुलिस अधिकारी की नजर बेडरूम में पड़े 2 सेना के ट्रंक पर जाती है। दरअसल इस तरह के ट्रंक सेना वालों को सेना की तरफ से मिलते हैं। इन दोनों ट्रंकों पर बाहर से ताला लगा हुआ था। फिर पुलिस सोमनाथ से पूछती है कि इन दोनों ट्रंकों में क्या है। फिर सोमनाथ कहता है कि इसमें तो मेरे पुराने कपड़े और ज्यादा कुछ नहीं है। फिर पुलिस को कुछ शक होता है। तभी पुलिस का एक अधिकारी उन दोनों ट्रंकों को खोलने की कहता है और जब दोनों ट्रंकों को खोला जाता है तो दोनों ट्रंकों में कुल मिलाकर 11 यानी टोटल 22 स्टील के टिफिन थे। टिफिन बॉक्स देखकर सोमनाथ कुछ भी नहीं बोल रहा था। वो बस इतना ही बोल रहा था कि तुम मेरे सामान को मत छेड़ो। पुलिस जब पहला टिफिन बॉक्स खोलती है तो अंदर का नजारा देख सब शॉक्ड रह जाते हैं। टिफिन बॉक्स में इंसानी मांस था और ये मांस के टुकड़े सोमनाथ की पत्नी उषा के थे। अब एक एक करके पुलिस ने सारे टिफिन बॉक्स को ट्रंक से बाहर निकाला और एक एक को खोल
खोलकर देखा, सभी टिफिन बॉक्स में मांस ही मांस के टुकड़े थे। उषा के करीब 300 टुकड़े किए गए थे, लेकिन पुलिस को इनमें से किसी भी टिफिन में उषा का सिर नहीं मिला। पुलिस ने जब सोमनाथ से उषा के सिर के बारे में पूछा तो उसने डाइनिंग टेबल पर रखे बॉक्स की तरफ इशारा किया। जब पुलिस ने उस बॉक्स को खोला तो उसमें से वही बदबू आ रही थी और उसमें उषा का सिर मौजूद था। पुलिस ने जब सोमनाथ से उषा के सिर को टेबल पर रखने का कारण पूछा तो सोमनाथ ने जो कहा उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसने कहा कि वो रोज रात को सोने से पहले उषा के सिर से बात किया करता था। सोमनाथ के मुंह से ये बात सुनकर पुलिस अधिकारी भी हक्के बक्के रह जाते हैं। सोमनाथ इतना शातिर था कि इसने अपनी मेडिकल की जानकारी का इस्तेमाल करके हर एक टिफिन बॉक्स में एक केमिकल डाला हुआ था। ये केमिकल ऐसा था कि किसी भी चीज को सड़ने से बचाने में सहायक था। फिर पुलिस ने जब सोमनाथ से उषा की हत्या का कारण पूछा तो इसने बताया कि 3 जून की रात को हम दोनों में झगड़ा हो गया था और जिसके बाद उषा ने अपना सिर दीवार में मारना शुरू कर दिया था और इससे ही उसकी मौत हो गई। सोमनाथ का कहना था कि अपनी इज्जत को बचाने के लिए उसने इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताया। सोमनाथ एक अच्छा सर्जन तो था ही, तो इसे बॉडी पार्ट्स की अच्छी जानकारी थी। इसने अपने क्लिनिकल औजारों की मदद से उषा के करीब 300 टुकड़े कर डाले और शरीर के टुकड़ों को रखने के लिए सोमनाथ अलग अलग दुकानों से टिफिन बॉक्स खरीद कर लाता और उसमें उषा के मांस के टुकड़ों को पैक कर देता। सोमनाथ हर दुकान से 2 या 3 ही टिफिन बॉक्स खरीदता ताकि किसी को उस पर कोई शक ना हो। इसने पुलिस वालों को बताया कि वो उन टुकड़ों को शिरडी साई में ले जाकर अपनी पत्नी उषा की समाधि बनाने वाला था और ऐसा करने के लिए उषा ने मरने से पहले सोमनाथ को बोला था। फिर पुलिस ने फोरेंसिक टीम को बुलाया और उषा के मांस और सिर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम से पता चला कि उषा की मौत सिर पर किसी भारी चीज के वार से हुई थी। उन्हें सोमनाथ के घर से एक बड़ी टॉर्च भी मिली। इसी टॉर्च से उषा की हत्या की गई थी। सोमनाथ ने 22 टिफिन बॉक्स इसलिए खरीदे ताकि वो अलग अलग दिन उषा के टुकड़ों को टिफिन में पैक करके अलग अलग जगहों पर फेंक सके। सोमनाथ पकड़े जाने के बाद भी बिल्कुल शांत था और उसे बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। पुलिस को जांच में पता चला कि सोमनाथ इन 20 दिनों में हर रोज अपने क्लिनिक भी जाता था और इन्हीं 20 दिनों में सोमनाथ ने अपना बर्थडे भी बनाया था। फिर सोमनाथ को कोर्ट में पेश किया गया और सोमनाथ की मानसिक जांच कराने का आदेश दिया गया। जांच से पता चला कि सोमनाथ मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ है और पुलिस को जांच में एक और बात पता चली कि उषा अपने पति सोमनाथ और उसकी एक महिला मित्र पर शक करती थी और इसी कारण हर रोज इनके घर में लड़ाई हुआ करती थी और एक दिन लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि गुस्से में आकर सोमनाथ ने अपनी पत्नी के सिर पर टॉर्च से वार कर दिया, जिससे उसकी वही मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने इस केस में 70 पेजों की चार्जशीट दाखिल की और फिर फरवरी 2020 में डॉक्टर सोमनाथ परिदा को कोर्ट में अपनी पत्नी की हत्या का दोषी पाया गया और 50,000 रुपए का जुर्माना और इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। तो दोस्तों यही कहानी थी आज की। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और आपको ऐसी कहानियां पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं ऐसी स्टोरीज इस चैनल पर लेकर आता रहता हूं। तो जल्द ही मिलेंगे एक और नई स्टोरी के साथ।